कि वो एक दिन देवी वीसियस को हरा देगा और उसे वार्न करता है कि उसने बदला लेने के लिए अपनी आत्मा बेच दी है, इसलिए उसका डिटर्मिनेशन कम मत आंको। सीन शिफ्ट होता है मैग्नर किंगडम के महल की तरफ, जहाँ सब एलाइड राष्ट्रों के राजा एक टेंस मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। वो सब सुनकर हैरान होते हैं कि 5 ड्रैगन को हरा दिया गया है। किंग गनोजा को इस बात को मानने में मुश्किल होती है कि ब्लैक ड्रैगन जिसमें सिविट भी था वो बहुत शक्तिशाली फोर्स थी, तो वो इतनी आसानी से कैसे मारे गए। किंग जैन गम के साथ कंफर्म करता है कि उसने खुद 5 ड्रैगन के शरीर पहचाने हैं और अभी भी बाकी चीजों की जांच हो रही है। गनोजा फिर एलियन से पूछता है कि क्या उनके पास कोई जानकारी है इस बारे में। किंग साहब देवी वीसियस को बोलने को कहता है। देवी बताते हैं कि ब्लैक ड्रैगन नाइट सारा आसरीन का पीछा कर रहे थे, तब वो मारे गए। क्वीन आल्मा पूछती है कि क्या सारा का इस सब के बाद कोई क्लू मिला। जिम बताता है कि उन्होंने सारा के खून से भरे कपड़ों के टुकड़े मिले और लगता है कि वो गंभीर रूप से घायल थी। आल्मा सोचती है कि हो सकता है सारा और ड्रैगन ने एक दूसरे को हरा दिया हो। वो ये भी बताते हैं कि कल रात राजा ऑटो गुजर गए, वो भी पागल होके। गिनोजा इस बात को नजरअंदाज करता है और कहता है कि उसे कावड़ली राजा की परवाह नहीं है तो अपने देश को ही बेच दे। वीसियस फिर ब्लैक ड्रैगन नाइट के मरने के बाद नुकसान की बात उठाती है, जो होली अलायंसेस की श्रेष्ठ रक्षा थी। वो कहती है कि उनका नुकसान एक बड़ा झटका है हमारे लिए, इसलिए अब हमारे लिए दूसरी दुनिया से आए हीरो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। अब फैल्कन संकेत होकर कहता है कि जब भी बुराई आती है एलियन कैसे आगे बढ़ जाता है। वो ये भी बताता है कि हर बार जब ग्रेट डीमन एम्पायर वापस आता है तब हर बार सभी राष्ट्र एलियन पर ही निर्भर होते हैं। फिर फॉल्कन पूछता है क्या गॉड सिलियर की कहानियों के बारे में जानते हैं। वीसियस कहती है कि ये अभी सब इम्पोर्टेंट बात नहीं है हमारे लिए। फिर गनोजा फोकस शिफ्ट करता पूछता है कि क्या लोग मानते हैं कि सारा आसरीन ने 5 ड्रैगन को सच में हरा दिया, क्योंकि आसेंट के कर्स मैजिक यूजर ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारने का क्रेडिट जो ले रहे हैं। सीन फिर टोका और सारा के साथ एक व्यस्त शहर में आता है, जहाँ सारा बताती है कि गोल्डन आई मॉन्स्टर का देश यहाँ से थोड़ा उत्तर में है। जाते हुए टोका देखते है कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है, इसलिए सारा कहती है कि ये शहर तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा है इसलिए। पर तभी टोका का ध्यान एक बड़े कॉलेसियम पर जाता है। सारा बताती है कि ये ब्लड स्पोर्ट कॉलेसियम है, जहाँ स्लेव और व्यापारी एक दूसरे से मारपीट करते हैं, जो जीतता है उन्हें इनाम मिलते हैं। टोका को लगता है ये पुराने जमाने के रोम के ग्लैडिएटर जैसा है। सारा बताते हैं कि मर्सनरी गिल्ड और ड्यूक इसे मिलकर चलाते हैं और अब ये जनता का प्रमुख मनोरंजन बन गया है। जिसके बाद दोनों एक इन में रुकते हैं। सारा कहती है कि हम दोनों को एक ही कमरे लेना चाहिए पैसे बचाने के लिए। टोका कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं एक आदमी हूँ, लेकिन सारा को परवाह नहीं है, बल्कि वो तो और खुश लगती है कि वो दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। इसके बाद दोनों एक टैवरन में भोजन करने जाते हैं। भोजन के दौरान टोका एक ग्रुप की बात सुनता है जो ब्लैक ड्रैगन नाइट के मरने के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक व्यक्ति कहता है सारा आचरण ने 5 ड्रैगन को मारा है, पर दूसरा कहता है कि सारा भी मार दी गई और किसी और ने ड्रैगन को हराया। पर कुछ लोग कहते हैं कि आसेंट के लोग ने ड्रैगन को कर्ज करके मारा है। टोका सारा से पूछता है कि वो क्या सोचती है। सारा कहती है कि उसने आसेंट के बारे में सुना है जो कर्ज के देवता की पूजा करते हैं। तभी कुछ आसेंट गार्डियन टैवरन में आते हैं और अपना दिखावा करते हैं। टोका को उन्हें देखकर लगता है कि वो ज्यादा खतरा नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि आसेंट गार्डियन ने शायद ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया। कुछ शक करते हैं और सोचते हैं कि कौन 5 ड्रैगन को हरा सकता है, ड्रैगन स्लेयर, लेपर्ड वुमन या विच ऑफ टैबू। पर कोई कहता है कि विच को 10 साल से नहीं देखा गया, लेकिन किसी ने कहा कि शहर में एक व्यक्ति ने विच से मुलाकात की है। टोका तुरंत उसके पास जाता है और जानकारी मांगने के लिए। शुरू में लोग कॉन्शियस होते हैं, फिर टोका उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है तो वो बता देते हैं। वो लोग कहते हैं कि शहर की सबसे शक्तिशाली ब्लड स्पोर्ट चैंपियन ने विच ऑफ टैबू से मुलाकात की थी। टोका सोचता है कि इस चैंपियन से कैसे मिला जाए। तभी चैंपियन टैवरन में आ जाती है। ग्रुप उसे ईव स्पीड कहते हैं, शहर की सबसे फियर्स ब्लड स्पोर्ट वॉरियर। टोका मौका पकड़ता है और ईव से मुलाकात करता है और अपने आप को हार्टी बताता है। ईव छोटी बातों में नहीं पड़ती और कहती है कि सीधा पूछो तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि वो जानती है कि टोका सिर्फ ब्लड स्पोर्ट वॉरियर में इंटरेस्टेड नहीं है, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में है। तो टोका सीधा पूछता है क्या वो विच ऑफ टैबू के बारे में जानती है। ईव कहती है कि वो गोल्डन आई मॉन्स्टर के देश गई है, लेकिन विच से नहीं मिली और उसका पता उसे भी नहीं पता। सारा को ईव के जवाब में कुछ अजीब लगता है। ईव फिर टोका से पूछती है कि तुम विच से क्यों मिलना चाहते हो। वो आराम से बताता है कि वो क्यूरियस है और एक विद्वान बनना चाहता है और चाहता है कि कोई मर्सनरी उसे विच तक ले जाए। ये सुन के ईव चेतावनी देती है कि गोल्डन आई मॉन्स्टर का देश बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और शक करती है कि वो वहाँ 3 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। टोका उसके कंसर्न के लिए धन्यवाद करता है और ईव जाते हुए एक अंतिम सलाह देती है कि अपनी जिंदगी का मूल्य समझो। बाद में ज़ारा टोका से कहती है कि ईव झूठ बोल रही थी और टोका समझ जाता है कि ईव को सच में विच का पता है। अपने कमरे में टोका अचानक याद करता है कि उसने पिगी मारू के लिए खाना लाना ही भूल गया। फिर वो अपने मैजिक बैग का इस्तेमाल करता है। वो बैग की मदद से कुछ ब्रेड निकालता है और पिगी मारू को खिलाता है। दोनों टोका और सारा भी एक टुकड़ा लेते हैं और सारा उसे टेस्ट करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो जिज्ञासा से पूछती है क्या उसके संसार का आम भोजन यही है और टोका हाँ कहता है। टोका फिर ये देखता है कि सारा कितना एंजॉय कर रही है और सोचता है कि काश मुझसे और लेमन दे सकता, पर वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि बैग रैंडमली सामान जो देता है। सारा ब्रेड के रैपर को देखकर उसे एडमायर करती है और टोका सोचता है कि शायद ये और खास लगता होगा उसे क्योंकि ये दूसरे संसार से जो आया है। पर दोनों अपने अगले कदम पर ध्यान देते हैं। टोका चाहता है कि ई विच की लोकेशन बताए। सारा सजेस्ट करती है कि कल ई से और जानकारी लेंगे हम। टोका सोचता है कि एक ब्लड स्पोर्ट वॉरियर जिंदगी के बाद सबसे ज्यादा क्या मांगता होगा, तो सारा अनुमान लगाती है कि शायद पैसे, क्योंकि ये आजादी खरीदने में उसे मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए काफी रकम चाहिए होगी। इसी बीच ईव एक डार्क एल्वन लड़की से मिलती है और उसे सांत्वना देती है और वादा करती है कि उसे वहाँ से निकालेगी और लड़की भी पूरी तरह से ईव पर भरोसा करती है। वापस इनमें सारा अपनी तलवार की प्रैक्टिस करती है और अपना स्पिरिट रेगालिया पहनती है। टोका देखता है और सोचता है कि स्पिरिट रेगालिया बिल्कुल मैजिकल गर्ल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा लगता है और वो उसकी तलवार की कला से बहुत ही ज्यादा मोहित हो जाता है। जब सारा प्रैक्टिस खत्म करती है टोका क्यूरियस
सीरियस होकर पूछता है कि क्लोज रैंज कॉम्बैट की कोई ट्रिक है क्या तुम्हारे पास। सारा हैरानी से पूछती है क्या वो सच में इंटरेस्टेड है इन सब चीजों में। टोका बताता है कि वो अभी तक अपनी स्किल पर ही भरोसा करता रहा है, लेकिन आगे चलकर उसे क्लोज कॉम्बैट की जरूरत पड़ सकती है। सारा सरप्राइज होती है लेकिन हाँ कर देती है और टोका को कुछ पॉइंटर देती है जो उसे अपने पुराने दिनों की याद दिलाता है जब वो नाइट को ट्रेन किया करती थी। सारा टोका को अटैक करने को कहती है, वो पंच करता है लेकिन सारा एफर्टलेसली उसे रोक देती है और समझाती है कि ये टेक्निक उन दुश्मनों के लिए भी काम आती है जिसे वो सीरियसली हर्ट नहीं करना चाहता। दोनों के करीब होने की वजह से और सारा के पसीने की वजह से वो एम्बेरस होती है और माफी मांगते हैं। टोका ऐसे और करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और सारा पूछते है क्या वो इस तरह टीचिंग के लिए कंफर्टेबल है। टोका कहता है कि हाँ और दोनों प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और सारा टोका के कपड़े धोते हुए उनकी खुशबू महसूस कर रही होती है, पर जल्दी समझ कर कि वो क्या कर रही है उसे शर्म आती है और वो रिलीव्ड होती है कि किसी ने ये नहीं देखा, खास तौर पर टोका ने। जैसे ही वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती है टोका अचानक उसके पीछे अपीयर होता है जिससे सारा पैनिक में पूछती है कि उसे क्या चाहिए, क्या उसने सब कुछ देख लिया जो वो कर रही थी। टोका कहता है कि नहीं, वो बस अपने कपड़े मिसिंग थे तो वो यहाँ आ गया उन्हें ढूंढने के लिए। तो सारा एक्सप्लेन करती है कि उसने उन्हें अपने कपड़ों के साथ धोने ले आई है। टोका सरप्राइज होता है कि वो कंफर्टेबल है उसके कपड़े धोने में और सारा कहती है कि उसे कपड़े धोने की आदत है। रात को जब सारा पीसफुली सो रही होती है टोका जागता है और कुछ बुक पढ़ रहा होता है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही होती। वो देखता है कि सारा सोते हुए कितनी मासूम और अच्छी लग रही है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि सारा अपनी फीलिंग दबाकर उसकी तलवार बनी हुई है और उसके डेडिकेशन के लिए वो सारा के लिए अपने दिल से ग्रेटिट्यूड महसूस करता है। तभी सारा अचानक जागती और पाती है कि टोका अभी तक जाग रहा है। टोका कहता है कि वो सो नहीं पाया और सारा अपना पाउच निकालती है। वो उसे कुछ हर्ब दिखाती है और बताती है कि हर हर्ब का अलग इफेक्ट है, कुछ नींद लाने में मददगार है और कुछ एनर्जी देती है। सारा थोड़ी शर्मिंदा महसूस होती है लेकिन क्लैरिफाई करते है कि उसका गलत मतलब कुछ नहीं था। टोका हर्ब देखकर सूप बनाने का प्लान बनाता है, दोनों सूप बनाते हैं। सारा हर्ब डालने से पहले टेस्ट करते और कहती है कि ये खुद में ही एक अच्छा पोर्टेबल मील है, लेकिन फिर गलती से गलत अमाउंट में हर्ब डाल देती है। तब टोका ऑफर करता है कि वो ज्यादा हर्ब डलने वाला सूप पी लेगा, लेकिन सारा इंसिस्ट करते है कि वो खुद उसे पिएगी क्योंकि उसने जो गलती खुद की है। वह दोनों सूप पीते हैं और सारा को रिफ्रेशिंग लगता है, पर टोका पजल है क्योंकि हर्ब नींद लाने वाला था, पर मासूम सारा ने गलती से या जानबूझ के एनर्जी हर्ब ज्यादा डाल दी, मतलब डाटा ट्रांसफर में ज्यादा देर तक टिक सके वो वाली। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया ना। पर टोका खुश होता है क्योंकि वो ज्यादा देर तक पढ़ सकता है। जैसे ही वो पढ़ रहा होता है सारा हर्ब के इफेक्ट से क्यूरियस होकर पूछती है वो कुछ करे उसके लिए। टोका से कहता है कि वो सो जाए क्योंकि अगले दिन और इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है। सारा पूछते है क्या वो टेम्पटेशन के सामने रजिस्ट कर सकता है। सिंपल शब्दों में क्या वो इतनी ब्यूटीफुल लड़की जो सामने से उसे डाटा ट्रांसफर करने का ऑफर दे रही है उसे मना कर सकता है। तो टोका कहता है कि अभी के लिए हाँ, क्योंकि उसका रिवेंज का थ्रेट सब कुछ ओवरशैडो करता है। वो बताता है कि रिवेंज के बाद शायद वो और चीजों पर ध्यान दे पाए, लेकिन तब तक वो गॉडेस से रिवेंज लेने के कर से जूझ रहा है। सारा उसकी डिटर्मिनेशन देखकर वादा करते है कि वो पूरी कोशिश करेगी उसके कर से मुक्ति उसको दिलाने के लिए। टोका कहता है कि वो इस बात पर उस पर निर्भर करता है। अगला सीन कॉलेजियम में आता है जहाँ सारा टोका को ईव की बैक स्टोरी बताती है। ईव असल में एक स्लेव थी जिसे कॉलेजियम में बेचा गया। शुरू से ही वो सेंसेशन बन गई क्योंकि ईव जैसे लेपर्डमैन फाइटर बहुत रेयर और कम होते हैं। 3 साल के रिकॉर्ड में उसने एक भी मैच नहीं हारा और कल उसकी फाइनल फाइट और वो ऑलरेडी अपनी फ्रीडम खरीदने के लिए काफी पैसे जमा कर चुकी है। इन बातों से टोका समझ जाता है कि ईव को पैसे का लालच देकर उसका इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सारा कहते हैं कि ईव ने असल में 2 साल पहले ही अपनी आजादी खरीदने के लिए काफी पैसे जमा कर लिया था, लेकिन वो किसी और को बचाने के लिए लड़ती रही। टोका जानता है कि वो बचाने की कोशिश एक बच्ची एलिजाबेथ के लिए कर रही है। सारा और बताते हैं कि पहले के ब्लड स्पोर्ट चैंपियन में से अधिकतर अपने फाइनल मैच में ही मारे गए। टोका ने भी ऐसी अफवाहें सुनी और सोचता है कि शायद उन्हें इम्पॉसिबल अपोनेंट के सामने डाल दिया जाता था जिस वजह से वो मारे जाते थे। सारा फिर एक और अफवाह बताते हैं कि कॉलेजियम को चलाने वाला ड्यूक फाइट को रिग मतलब धोखा करता है जो तुम्हारी एक्स ने तुम्हें दिया था ताकि चैंपियन को डिसएडवांटेज मिल सके। टोका मजाक से सोचता है कि ये उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। इसी बीच ईव अपनी फाइट के लिए तैयार होती है। सारा टोका से पूछते है कि क्या ईव के बचने की कोई संभावना है। टोका गंभीर एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि ड्यूक उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और कल नए फाइटर के आने पर उसे मारने की कोशिश करेगा, एक जो सबका फेवरेट बनने वाला है। सारा शॉक होती है और पूछते कि कल हम क्या करेंगे। टोका बिना हिचकिचाए कहता है कि कल का वेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो आज ही अपनी चाल चलेंगे। शाम को टोका ईव को एक अंधेरी गली में ट्रैक करता है और उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। ईव कंफ्यूज होकर पूछते कि वो क्या चाहता है और कहती है कि उसने पहले ही बता दिया था कि उसने वेज को कभी नहीं देखा। टोका एक सेकंड के लिए भी नहीं मानता और सीधा कहता है कि वो झूठ बोल रही है। तभी सारा भी वहाँ आती हुई कहती है कि वो जानते हैं कि ईव कुछ छुपा रही है। टोका ब्लंट होकर कहता है कि ड्रामा बंद करो और सच बताओ। ईव तुरंत डिफेंसिव स्टैंड ले लेती है, अपनी तलवार में हाथ ले जाती है। ईव को ऐसा करते देख टोका शांत होकर कहता है कि चिल करो, हम सिर्फ तुम्हारी मदद करने आए हैं। ईव फिर भी सस्पिशियस है और तलवार हाथ पर रखती है। टोका समझाता है कि ड्यूक कल मैच में उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है और ये उनके लिए बड़ी समस्या होगी क्योंकि उन्हें विच का लोकेशन पता करना है जो सिर्फ ईव का वो पता है। फिर टोका सीधा पूछता है क्या वो बच्ची एलिजाबेथ को छुपाकर स्लेव सिटी से निकाल दे। ईव इस सुझाव पर गुस्सा हो जाती और धमकी देती है अगर उन्होंने बच्ची को छुआ भी तो उन दोनों के हाथ काट डालेगी। टोका एश्योर करता है कि उनका किसी को भी नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, वो सिर्फ मदद करने आए हैं। सारा भी कहती है कि वो जानते हैं कि ईव पिछले 2 साल से सिर्फ एलिजाबेथ के लिए लड़ती रही है। ईव समझ जाती है कि दोनों सचमुच के बारे में सब कुछ जानते हैं और थोड़ी शांत होकर कहती है कि वो कल की फाइट से बच नहीं सकती और उसे पार्टिसिपेट करना ही होगा। टोका पूछता है क्या हम ईव को सुरक्षित बाहर ले जाएं, लेकिन ईव फर्म यानी मजबूत होकर कहती है कि अगर वो सिटी के रूल्स तोड़कर भागने की कोशिश करेंगे तो उनके सर पर बाउंटी लगा दी जाएगी और सोल्जर और असैसिन के लिए वो दोनों शिकार बन जाएंगे। वो कन्फेस करती
कहती है कि अगर वो अकेली होती तो शायद भाग जाती, लेकिन एलिजाबेथ के साथ ये रिस्क वो नहीं ले सकती। टोका फिर इंसिस्ट करता है कि उसे गोल्डन ड्रीम जोन ले जा सकता है जहाँ विच रहती है, एक ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं जा सकता। ईव सर हिलाती और कहती है कि वहाँ भी वो दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और विच के पास पहुंचने से पहले ही मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे। तो टोका प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एलिजाबेथ को सुरक्षित रखेगा। ईव इस ऑप्शन पर सोचती है और सारा को देखती है और तुरंत उसको सारा के एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट होने का पता चल जाता है। फिर ईव टोका से पूछती है क्या वो सच में मॉन्स्टर को मार पाएगा। तब टोका कैजुअल वे में अपनी स्किल की तारीफ करता है और कहता है कि वो स्केलेटन किंग को आसानी से हरा सकता है। ईव हंसती है और कहती है कि स्केलेटन किंग टफ होता है लेकिन गोल्डन जोन के मॉन्स्टर के चैलेंज के सामने कुछ भी नहीं। तो इतना सब सुनकर टोका फाइनली रिवील करता है कि उसने ब्लैक ड्रैगन नाइट को हरा दिया था। ईव हंसकर इस बात को मानने से मना कर देती है और कहती है कि इतना वीक आदमी उनमें से एक कमजोर ड्रैगन नाइट को भी नहीं हरा सकता। पर टोका अपनी बात से नहीं हिलता, वो अपना हाथ राइज करता है और ईव की तलवार निकालने से पहले अपनी पैरालाइज एबिलिटी एक्टिवेट करता है जिससे ईव का पूरा शरीर फ्रीज हो जाता है। ईव मूव करने के लिए स्ट्रगल करती है। तब टोका कायमली कहता है कि रिलैक्स करो, जितना ज्यादा फाइट बैक करोगी उतना एचपी तुम्हारा लॉस होगा। पर स्माइल के साथ कहता है कि इसी एबिलिटी से उसने ह्यूमैनिटी के हीरो को भी अकेले ही हरा दिया था। सारा आगे बढ़ती है और अपना क्लोक उतार देती है और दिखाती है कि वो एल्फ प्रिंसेस है जिसे ड्रैगन नाइट चेस कर रहे और कहती है कि उसने अपनी आंखों से बैटल देखी थी जिसमें टोका ने सिवेट को अकेले मारा था। टोका फिर ईव को पैरालाइज से फ्री कर देता अपनी पावर प्रूफ करते हुए, लेकिन ईव इंसिस्ट करती है कि वो फिर भी किसी की मदद पर रिलाई नहीं करेगी। वो कल अपना फाइनल मैच जीतकर एलिजाबेथ को आजाद कराएगी अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करते हुए। टोका पूछता है क्या वो सच में सोचते है कि ड्यूक उसे आसानी से छोड़ देगा और कहता है कि ड्यूक एक बड़ी प्रॉब्लम है। ईव आर्ग्यू करती है कि ड्यूक के बैड कैरेक्टर के बावजूद वो ह्यूमन है और अपनी बात से मुकर नहीं सकता और ईव पूरी कॉन्फिडेंट है कि कल वो अपने अपोनेंट को हराकर नई जिंदगी शुरू करेगी एलिजाबेथ के साथ। ये सब सुनकर टोका वहाँ से निकलने का फैसला करता है पर कहता है कि अगर वो मान बदलती है तो सिटी के फ्रंट गेट पर सुबह तक वो दोनों उसका इंतजार करेंगे। शहर वापस आते हैं टोका लोग एक क्राउड देखते हैं जहाँ डार्क मेज एक आदमी के घर के बाहर खड़े हैं। मेज कहते हैं कि उस घर के आदमी ने उनके देवता का अपमान किया इसलिए हमने उसका गला ही काट दिया। पर टोका और सारा इन लोगों को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रात के शुरू होने पर वो लोग वही मेज देखते हैं जो एक गरीब लड़की को परेशान कर रहे हैं। जब वो लड़की उनके कल को ज्वाइन करने से मना करती है तो एक मेज उस पर हाथ उठा देता है जिससे सारा गुस्से से अपनी तलवार निकालती है, लेकिन टोका उसे रोकता है और एक मेज पर अपना बजर के स्पेल कास्ट करता है जिससे वो आदमी तुरंत पागल हो जाता है और अपने लोगों पर अटैक कर देता है जिससे लड़की भाग जाती है। टोका फिर बाकी मेजेस पर भी स्पेल कास्ट करता है और वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और टोका और सारा चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिडनाइट के बाद टोका और सारा फ्रंट गेट की तरफ बढ़ते हैं और सारा पूछते हैं क्या वो सच में मानता है कि ईव उनकी मदद मांगेगी। टोका कहता है कि वो जानता है कि ड्यूक एक टोटल बास्टर्ड है और अगर ईव लीगल रूट लेती है तो उसे भारी नुकसान होगा। इसी बीच ईव रात भर यही सोचती रहती है क्या ड्यूक अपनी बात रखेगा, इसलिए वो डिसाइड करती है कि जवाब लेने के लिए ड्यूक से ही डायरेक्ट पूछ लेगी कि एलिजाबेथ की आजादी की डील अभी भी वैलिड है या नहीं। लेकिन जाते वक्त वो एक सोल्जर को ड्यूक के साथ कल की फाइट के बारे में बात करते सुनती है। सोल्जर पूछता है क्या प्लान में कल के कोई चेंज है और ड्यूक ठंडे आवाज में कहता है कि कोई चेंज नहीं होगा और ईव कल मारी जाएगी। ईव शॉक हो जाती है जब वो सुनती है कि ड्यूक उसे पॉइजन देने का प्लान कर रहा है जो उसके सेंसेस नम कर देगा। सोल्जर हंस पड़ता है और ड्यूक कंप्लेंट करता है कि उसने ऑडियंस के लिए श्राइन बनवाने में काफी पैसा खर्च किया है। फिर वो कहता है कि ईव जैसे एक डैमी ह्यूमन को सिर्फ गुलाम होना चाहिए या सीधे मर जाना होगा। ये सुनकर ईव अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर पाती। सोल्जर पर पूछता है कि बच्ची का क्या होगा। ड्यूक कहता है कि एलिजाबेथ को परफेक्ट पत्नी बना देगा और अगर ये काम नहीं हुआ तो उसे पैसे लेकर रेड लाइट एरिया में बेच देगा और ये बोलने के बाद वो दोनों हंस पड़ते हैं। पर ईव डांस कर अपने शहर पर वापस जाने लगती है फाइनल फैसला करके। तभी जाते वक्त एक आदमी मौजी उससे बुलाता है और कहता है कि वो कल की लड़ाई के लिए उत्सुक है। ईव कहती है कि अच्छी बात है। शहर से ईव अपना क्लोक उठाती और मेन गेट की तरफ बढ़ जाती है जहाँ टोका और सारा उनका इंतजार कर रहे होते हैं। टोका हैरान होता है कि ईव इतनी जल्दी कैसे आ गई, लेकिन ईव कहती है कि ड्यूक सच में एक गंदा जानवर है और उसे इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए वो टोका का ऑफर स्वीकार कर रही है और भाग जाएगी उसके साथ। टोका कहता है कि उसे कुछ बदले में चाहिए और ईव मानते हुए कहते हैं कि वो विच की लोकेशन बता देगी और उसके साथ गोल्डन डीमन जोन भी चलेगी। उन लोगों की डील सेटल होती है और टोका तैयार हो जाता है एलिजाबेथ को किडनैप करने के लिए। इसी बीच शहर के दूसरे हिस्से में डार्क एल्फ एक टैवरन में टेबल साफ कर रही होती है जब मोटी मालकिन रसोई से चिल्लाते हुए बाहर आती है और कहते हैं कि हाँ तेजी से चलाओ। गरीब लड़की पूरी कोशिश करती है लेकिन मोटी मालकिन बिना वजह के उसे मारने लगती है और लड़की जमीन पर गिरकर रोना शुरू कर देती है। पर एलिजाबेथ अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है और सोचती है कि ईव कितनी बहादुर है और वो भी ईव की तरह बहादुर बनना चाहती है। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और मोटी मालकिन जमीन पर गिर जाती है और ईव गुस्से से अंदर आती है और तलवार निकालती है। मोटी तुरंत घुटने के बल भीख मांगने लगती है और कहती है कि उसका इरादा बुरा नहीं था, लेकिन ड्यूक ने कहा था कि एलिजाबेथ को सख्त डिसिप्लिन किया जाए नहीं तो उसे सजा दी जाती। ईव कहती है कि वो एलिजाबेथ को लेकर जा रही है और उसे चॉइस देती है, सबको बताओ कि एलिजाबेथ किडनैप हुई और ईव किडनैपर के पीछे गई या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो, सीधा मतलब या मर जाओ। तो मोटी रोते हुए मानती है कि उसका इरादा कभी बुरा नहीं था, बस वो मजबूर थी। तभी टोका मास्क पहनकर टैवरन में आता और कहता है कि ईव आगे जाए क्योंकि उसे बस एक चीज चेक करनी है। उन दोनों के जाते ही वो मोटी औरत के पास जाता और ठंडे अंदाज में कहता है कि वो ईव को अच्छी एक्टिंग से बेवकूफ बना सकती है लेकिन वो उसके नाटक को साफ साफ देख सकता है। टोका कहता है कि वो जानता है एब्यूज का दर्द क्या होता है, इसलिए उसे वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। औरत ब्लफ करने की कोशिश करती है, कहती है कि सिर्फ वो ही ड्यूक के गुस्से से उन लोगों को बचाने में कैपेबल है, लेकिन टोका उसके ड्रामे से तंग आ जाता है और तुरंत पैरालाइज स्पेल यूज करता है। फिर पॉइजन स्पेल जो उसे धीरे धीरे मारने लगता है जिससे मोटी और भी ज्यादा बदसूरत हो जाती है। फिर टोका शांत होकर चाकू निकालता है और सीन को रॉबरी का इंप्रेशन देने के लिए सेटअप करता है। फिर टैवरन छोड़कर सुअर के रास्ते निकल जाता है।
आता है। वो लोग अंडरग्राउंड पैसे से गुजर रहे होते हैं, तब एलिजाबेथ घबराती हुई अपना परिचय देती है और टोका से कहती है कि वो ईव के साथ रहना चाहती है क्योंकि वो ईव के करीब रहती है बचपन से। टोका थोड़ा हेजिटेट करता है और कहता है कि रास्ता खतरनाक होगा, लेकिन ईव बीच में बोलती है कि एलिजाबेथ ठीक रहेगी अगर उसके साथ रहेगी तो। टोका उसकी डिटर्मिनेशन देखकर एग्री कर जाता है साथ लेने के लिए एलिजाबेथ को। ईव टोका से पूछती है कि उसके बैकपैक से अजीब आवाज क्यों आ रही है। टोका हल्की मुस्कान के साथ पिगी मारू को निकालता है और सभी लोग अपने चिपचिपे साथी को देखते हैं और सब फेरिस व्हील के रास्ते कंटिन्यू हो जाते हैं। कुछ समय बाद वो लोग एक डेंस जंगल से गुजर रहे होते हैं, तब ईव टोका के पास जाकर कहते हैं कि वो पूरी तरह से उस पर भरोसा करते और अपनी जान रिस्क में करने के लिए भी तैयार है। उसके साथ ये सुनकर टोका हैरान होकर पूछता है कि ये सडन फेथ क्यों आया। ईव बताती है टोका ईव से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एलिजाबेथ का सहारा ले लिया होता या ईव को अपनी एबिलिटी से टॉर्चर करके विच का पता लगा लेता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बल्कि उसने ऑनेस्टी चूज की। ईव पूछती है टोका विच से मिलना क्यों चाहता है। टोका बताता है उसके पास एक पुराना ग्रंथ है जिसे वो मानता है कि सिर्फ विच ही पढ़ सकती है, पर वो ग्रंथ उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईव पूछते है क्या उसका इरादा विच को नुकसान पहुंचाने का है, लेकिन टोका उसे आश्वासन देता है कि जब तक विच उसके लिए खतरा नहीं है तब तक उसके पास विच को हट करने का कोई रीजन नहीं है। कुछ देर बाद वो लोग घोड़े पर सवार होते हैं और टोका सारा से बताता है कि उसे शक है कि ईव का विच से कोई कनेक्शन जरूर है। वो कहता है कि ऐसा बोला जाता है कि विच एक डार्क एल्फ है जैसे एलिजाबेथ, इसलिए उसने अपने साथ एलिजाबेथ को आने दिया क्योंकि शायद वो उनके फायदे में काम आ सकती है, विच की भरोसा दिलाने के लिए कि वो अच्छे लोग हैं। पर तभी अचानक वो लोग किंगडम से रोशनी देखते हैं, तुरंत समझ जाते हैं कि अलार्म राइज हो गया है ईव और एलिजाबेथ के भागने का। ईव सस्पेक्ट करते हैं कि मौजी ने समहाउ उन्हें ट्रैक कर लिया, इसलिए वो ऑफर करते हैं कि वो अकेले यहाँ रुक के एनिमी को रोकेगी जब तक दूसरे लोग भाग जाएंगे, लेकिन टोका मना करता है और कहता है कि वो सब साथ लड़ेंगे। टोका तुरंत एक प्लान बनाता है, आधी एनिमी फोर्स को डिकॉय घोड़े के पीछे भगाकर डाइवर्ट करता है, जबकि ग्रुप बुशेस में छुपकर सरप्राइज अटैक के लिए रेडी होता है। वो ईव को कहता है कि एलिजाबेथ के साथ पीछे रहे क्योंकि सारा को फ्रंट पर उसके प्लान के लिए वो चाहिए होगी। सब कुछ सेट होने के बाद टोका मास्क पहनता है और ड्यूक की सेना का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। आसेंट के सदस्य एक टूटी हुई ट्री ब्रांच को देखते हैं। मौजी को शक होता है कि जानबूझकर तोड़ी गई है ताकि उन्हें फॉरेस्ट में फंसाया जा सके। वो तुरंत समझ जाता है कि उनके दुश्मन उन्हें फॉरेस्ट में ल्योर करना चाहते हैं और वो उन्हें बुलाकर कहता है कि वो उनके जाल को देख सकता है, बाहर आ जाओ। तब सारा मास्क पहनकर सामने आती है, फ्लाई शॉर्टमैन का मास्क जो लॉर्ड ऑफ द फ्लैश की कहानियों में दिखाई देता है। मौजी डिमांड करता है कि वो एलिजाबेथ और ईव को उन्हें दे दे और वादा करता है कि अगर वो उनकी बात को मान जाती है तो वो उनकी जिंदगी को बख्श देगा। वो उसे अपने कल्ट में शामिल होने का ऑफर भी करता है, कहती हुई कि वो एक कैपेबल वॉरियर लगती है। सारा पूछती है कि अगर वो इनकार कर दे तो क्या होगा। मौजी ठंडे अंदाज में कहता है कि वो अपनी कर्ज से उसे टॉर्चर करके मार डालेगा। वो आगे कहता है कि 5 ड्रैगन भी उसकी कर्ज का सामना नहीं कर पाए और ना ही ह्यूमैनिटी का सबसे शक्तिशाली वॉरियर सिबिट भी। सारा चालाक बनकर पूछती है ईव और एलिजाबेथ की सुरक्षा का वादा करते हो तभी मैं तुम्हें उन दोनों के पास ले जाऊंगी। मौजी वादा कर देता है कि वो उन दोनों को कुछ नहीं करेगा। सारा सबको कहती है कि उसके पीछे चलें और वो लोग चलना शुरू करते हैं, लेकिन मौजी अचानक उन्हें रोक देता है और समझ जाता है कि सारा का इरादा सिर्फ लड़कियों को देने का नहीं है। उसके शब्दों से पता लग गया है कि वो उन्हें फॉरेस्ट में और गहरा ले जाने की कोशिश कर रही है। मौजी तुरंत अपनी टीम को डिस्टेंस मेंटेन और अटैक के लिए रेडी रहने का ऑर्डर देता है। सारा उन्हें याद दिलाती है कि वो अपने कर्ज से मारने को तैयार थे, तो अब डर क्यों रहे हैं। तब मौजी एक राज खोलता है कि आसेंट के सदस्य असल में असैसिन गिल्ड के सक्सेसर है। वो बताते हैं कि हीरो ने पहले इस गिल्ड को इवल डिक्लेयर कर दिया और उसे मिटा दिया, लेकिन ये लोग फिर से कर्ज मैजिक यूजर के रूप में काम कर रहे हैं। सारा समझ जाते हैं कि वो असली कर्सेस नहीं बल्कि एडवांस पॉइजन यूज कर रहे हैं जो ट्रेस नहीं छोड़ते। मौजी समझाता है कि ये पॉइजन सिर्फ असैसिन गिल्ड के कुछ सर्वाइवर के सीक्रेट टेक्निक से बनाए जा सकते हैं। वो बताता है कि 5 ड्रैगन की ट्रेजेडी उसके हाथ में खेल गई। उनकी मिस्टीरियस डेथ को सिर्फ इन एडवांस पॉइजन से एक्सप्लेन किया जा सकता था और इसलिए उन्होंने अपने आप को 5 ड्रैगन का लेयर डिक्लेयर कर दिया। सारा पूछते है कि उनका अल्टीमेट गोल क्या है। मौजी बताता है कि वो ड्यूक का यूज करके देश में अपना सेंट्रल रोल बनाना चाहता है। अगर कोई उनके रास्ते में आया वो उनका असैसिन प्लान करेगा। उसका अंतिम लक्ष्य पूरे देश पर कब्जा करना है और वो पूछता है कि सारा के और एलाइज कहाँ हैं। सारा शांत होकर कहती है कि एलिजाबेथ के अलावा उसके पास कोई नहीं है। मौजी शक करता है तो सारा अपना मास्क उतार कर अपनी पहचान बताती है कि वो वही है जो 5 ड्रैगन का सामना कर बच निकली थी। मौजी समझ जाता है कि ये सारा आसरीन है और सोचता है क्या सच में उसने 5 ड्रैगन को मारा है। सारा कहती है कि शायद हाँ, लेकिन मौजी हंसकर कहता है कि वो ह्यूमैनिटी के सबसे शक्तिशाली वॉरियर को नहीं हरा सकती किसी भी तरीके से। मौजी फिर ईव के फाइनल ब्लड स्पोर्ट के अपोनेंट का परिचय कराता है। बेलार्ग और उसका भाई वेरिगान दोनों आसेंट के सबसे शक्तिशाली सिबलिंग सदस्य हैं। मौजी बताता है कि उनका सबसे छोटा भाई व्हाइट वॉकर का हिस्सा था जो सारा का पीछा कर रहा था लेकिन मारा गया और अब बेलार्ग और वेरियन उसकी मौत का बदला लेना चाहते हैं सारा आसरीन से। मौजी पूछता है कि सारा क्या करने वाली और बताता है कि उसके लोग सारा को ऑलरेडी आसपास से घेर लिए हैं। वो कहता है कि जिनको वो अपने सामने देख रही है वो बस डिकॉय हैं, असली लोग तो छुपकर उसके आसपास हैं और कभी भी हमला कर सकते हैं। वो कहता है कि चिंता मत करो, वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि वो बहुत सुंदर है, तो वो उसके मजे लेगा और एक दिन वो शायद उसे अपने बच्चे का माँ बनने का ऑप्शन भी दे दे। सारा सोचती है कि टोका का वक्त आ गया है बाहर आने का। तभी टोका एक ब्लाइंडिंग फ्लैश यूज करता है, सबको कंफ्यूज कर देता है। हम देखते हैं कि उसने पिगी मारू के साथ मर्ज करके अपने टेंटिकल से आसेंट के सब सदस्य को पैरालाइज कर दिया है। मौजी कंफ्यूज होकर पूछता है कि उनकी बाकी फोर्सेस कहाँ हैं। टोका कहता है कि जब मौजी बात कर रहा था तो उसने उनकी गिनती के 15 लोगों को ऑलरेडी मार दिया और बोल रहा है कि उसके बाकी फोर्सेस कहाँ हैं। वो बताता है कि मौजी स्मार्ट था और इनके इरादे समझ गया और शक किया कि ब्रांच ट्रैप हो सकती है, पर टोका ने पहले से प्रेडिक्ट किया था कि मौजी फॉरेस्ट में ट्रैप से बचकर नहीं जाएगा, इसलिए सारा को ल्योर करने का नाटक करने को कहा। जैसे ही पॉइजन इफेक्ट करते हैं मौजी और बाकी लोग गिर जाते हैं। सारा कहते हैं कि सब टोका का प्लान के मुताबिक हुआ और टोका उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने नाटक में साथ दिया। वो कहता है कि मौजी की गलती
गलती ये थी उसने एलोब्रेट प्लान की पॉसिबिलिटी नहीं सोची। फिर टोका सारा को ईव को अपडेट देने को कहता है। सारा जाती है और टोका नोटिस करता है कि फर्स्ट वेव वापस आ रही है। वो सोचता है कि सब उसके मुताबिक हो रहा है और पिगी मारू से कनेक्ट करने को कहता है, लेकिन पिगी मारू भैया थक गए होते हैं। ईव देखती है और सोचती है कि शायद टोका सब प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो हेल्प करने का ऑफर करती है। टोका सारा से कहता है कि एलिजाबेथ का ध्यान रखे। जब वो फर्स्ट वेव से फाइट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, टोका और ईव एनिमीज की तरफ बढ़ते हैं। सामने से सोल्जर अटैक करते हैं, लेकिन टोका तुरंत सबको पैरालाइज और पॉइजन कर देता है। तब ड्यूक और कुछ सोल्जर पीछे आते हैं और कहते हैं कि कोई एस्केप नहीं करेगा। उसका सबऑर्डिनेट कहता है कि वो ईव को मारेगा और एलिजाबेथ को उसकी स्किन की ड्रेस पहनाएगा। टोका सोचता है कि ये लोग कितने गंदे हैं और उन्हें पैरालाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन पावर काम नहीं करती क्योंकि मैक्सिमम टारगेट रीच हो गए जो होते हैं। तो टोका क्विकली डार्क स्किल यूज करता है एक आदमी पर और उसकी आंखें अंधी कर देता है और ईव तुरंत उसका सर काट डालती है। फिर टोका ड्यूक के सोल्जर पर डार्क कास्ट करता है और ईव उन्हें भी एक एक करके मार डालती है। बाकी सोल्जर डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन टोका कहता है कि किसी को भागने मत दो ईव। तो ईव स्पीयर उठाकर उन्हें रोक देती है। टोका समझ जाता है कि उसकी पैरालाइज स्किल से 80 टारगेट पर ही काम कर सकती है एक बार में। फिर वो डार्क स्किल से जो भी सोल्जर मिलता है उस पर यूज करता है। एक सोल्जर पीछे से टोका पर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, तब सारा उसे शूट करते हैं। ड्यूक पैनिक में अपने सोल्जर को मार देता है और बाकी लोगों को टोका को मारने का ऑर्डर देता है। पर ये सब देख के ड्यूक डरा हुआ था और भागने की कोशिश करता है, पर वादा करता है कि वो ईव और बाकी लोगों को भविष्य में बहुत गंदी मौत मारेगा। लेकिन टोका ने उसे पैरालाइज कर दिया और ईव की तरफ मुड़कर कहता है कि इसका काम खत्म कर दो ईव। ईव ड्यूक से कहती है कि अगर उसने सिर्फ उसको नुकसान पहुंचाने का सोचा होता तो शायद उसे एक बार माफ भी कर देती, लेकिन एलिजाबेथ के पीछे जाने के लिए वो उसे कभी माफ नहीं करे और बिना किसी हिचकिचाहट के ईव ने ड्यूक का सर काट डाला। जब लड़ाई खत्म होती है, सारा और एलिजाबेथ अपने हाइड आउट से निकलते हैं और टोका ईव से कहता है कि एलिजाबेथ को ले जाए। फिर वो सारा को बो से उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद करते हैं, पर सारा मैडम माफी मांगते हैं कि उन्होंने बिना इजाजत ये काम किया। लेकिन टोका कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो अपने इस मर्सनरी ग्रुप की वाइस लीडर जो है। बाद में हम देखते हैं कि टोका आसीन के सदस्यों की लाशों पर फ्रीज स्पेल यूज करता है। वो ईव को समझाता है कि ये स्पेल जीवित लोगों को आइस में बदल देती है, लेकिन मरे हुए लोगों पर यूज करने पर ये उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती है, जिसे फ्रीज करने के बाद वो पाउडर बन सकता है। वो कहता है कि ये स्किल आसीन के बॉडीज को एलिमिनेट करने के लिए यूज करेगा, क्योंकि ये लोग क्लेम करते हैं कि उन लोगों ने 5 ड्रैगन को मार दिया। टोका चाहता है कि ये एक्यूजेशन हमेशा उनके साथ चिपका रहे। इसके बाद वो उनकी बॉडीज को डस्ट में क्रश कर देता है। तब किंग जैन को पता चलता है कि आसीन गायब हो गए और मैसेंजर बताता है कि साइड पर सिर्फ ड्यूक और उसके सोल्जर के लाशें मिली हैं, आसीन के लोगों की नहीं। जिन ये खबर सुनकर परेशान होता है, क्योंकि आसीन को पॉन के रूप में यूज करने का प्लान फेल जो हो गया होता है। वो सोचता है कि गॉडेस को ये कैसे समझाएगा। फिर वो अपने सोल्जर को कहता है कि आसीन को ढूंढने के लिए सब कुछ करें। फॉरेस्ट में बारिश हो रही होती है, तो सारा और एलिजाबेथ एक केव में शेल्टर लेते हैं, जहाँ सारा अपने वेट कपड़े सुखाती है। एलिजाबेथ सारा को देखकर सोचते है क्या वो कभी उस जैसी अच्छी लड़की बन पाएगी। उसे याद आता है कि टैवरन की ओनर ने कहा था कि वो एक प्रॉपर वुमेन तब तक नहीं बन सकती जब तक उसके ब्लैक पॉम बड़े नहीं हो जाते। सारा उससे कहती है कि टैवरन की ओनर की बातों की परवाह मत करो, सर उन लोगों की बातों अपने दिल पर लो जिन पर तुम भरोसा करती हो। एलिजाबेथ सिर हिलाकर कहते हैं कि वो सारा की बातों पर भरोसा करेगी, और अब सारा को देखकर उसे लगता है जैसे उसे ईव के बाद एक और बड़ी बहन मिल गई हो। तभी ईव और टोका उनके साथ ज्वाइन करते हैं और एलिजाबेथ और ये जल्दी सो जाते हैं। सारा सजेस्ट करते हैं कि टोका भी रेस्ट करे, लेकिन वो कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही। सारा अपना लैप ऑफर करती है रेस्ट करने के लिए, लेकिन टोका जानता है कि वो थकी हुई है और अपना लैप उसे ऑफर करता है और सारा तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब उसे टोका की ऑकवर्ड रिएक्शन दिखती है तो समझ जाती है कि वो मजाक कर रहा था, इसलिए वो माफी मांगते हैं। लेकिन टोका कहता है कि कोई बात नहीं है। फिर टोका क्यूरियस होकर पूछता है क्या उसके कान छू सकता है और कहता है कि वो उन्हें काफी समय से छूना चाहता था। सारा अलाउ करते, लेकिन जैसे ही वो अनकंफर्टेबल फील करते टोका उसके कान छोड़ देता है। सारा पूछते कि टोका के लिए ईव या एलिजाबेथ के लिए भी कोई स्पेशल फीलिंग है, क्योंकि वो उन दोनों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उसके साथ करता है। टोका समझाता है कि ईव उसे अपने अंकल की याद दिलाती है, चाहे ईव का जेंटर और एटीट्यूड अलग हो पर उनका दिल एक जैसा ही है। वो कहता है कि उसके आंट और उसके अंकल उनके वापस अपनी दुनिया में जाने का एकमात्र रीजन है, और एलिजाबेथ उसे अपने आप की याद दिलाती है क्योंकि टोका भी बचपन में एब्यूज हुआ था उसी की तरह। पर फर्क ये है कि उसका अपने दुश्मन के प्रति रिएक्शन अलग है, क्योंकि जो भी उसे मारने की कोशिश करता है टोका उसे एलिमिनेट करने के लिए रेडी रहता है और कहता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है जैसे सारा है। टोका सारा से कहता है अगर वो उसके रिवेंज में शामिल नहीं होना चाहती तो कभी भी जा सकती है, लेकिन सारा एश्योर करते है कि वो नहीं जाएगी क्योंकि उसे अपनी फीलिंग है गॉडेस के प्रति, क्योंकि उसने सारा के किंगडम को जो खत्म कर दिया है। ये सुनकर टोका प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मदद के लिए सारा को रीपेमेंट करेगा और अगर उसकी कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी उसे पूरा करेगा अगर वो उसकी पावर में हो। इस बात पर सारा एग्री करती है और जैसे ही जमीन पर लेटती है टोका उस पर स्लीप स्किल यूज करके उसे आराम से सुला देता है। दूसरे दिन एलिजाबेथ नई ड्रेस में है और खुश है और टोका को धन्यवाद देती है। ड्रेस गिफ्ट करने के लिए सारा सजेस्ट करते हैं कि हमारे इस मर्सनरी ग्रुप का कोई नाम सोचा जाए ताकि मॉन्स्टर के लैंड में हम आइडेंटिफाई कर सकें। वो प्रपोज करती है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज वॉरवेंट, जो आर्मी के पुराने नाम पर है और सबको इस नाम का आइडिया पसंद आता है। फिर वो लोग जर्नी कंटिन्यू करते हैं और शाम तक गोल्डन आयरन मॉन्स्टर के लैंड में पहुंच जाते हैं। टोका सेंटर में करप्टेड ट्री नोटिस करता है और सीखता है कि ये पहले सीक्रेट ट्री था। फिर ईव कहती है कि टोका थोड़ा मैजिक उसके हाथ में डाले जहाँ एक क्रिस्टल रिवील होता है। वो एक्सप्लेन करती है ये क्रिस्टल उनके ट्राइब के लीडर और उनके जनरल को दिया जाता है जिससे वो आसानी से घर वापस आ सके। ग्रीन डॉट करंट लोकेशन उनकी दिखाता है और रेड डॉट विच ऑफ टैबू की लोकेशन। फिर रेड मार्क की तरफ जाने का वो लोग डिसाइड करते हैं और वो नाइट में कैंप करने का डिसाइड करते हैं। रात को टोका मॉन्स्टर के लैंड को देखते हुए सोचता है कि उसकी गॉडेस के प्रति नफरत अभी तक कम नहीं हुई। वो वाव मतलब वादा करता है कि गॉडेस को दिखाएगा कि है क्या हो
होता है और मास्टर के लैंड को एक्सपी फार्म के लिए यूज करेगा लेवल अप करने के लिए। वो जानता है कि वो शायद कभी एस रैंक या ए रैंक हीरो के लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा, पर वो उन लोगों के बीच के गैप को क्लोज करने के लिए डिटरमाइंड है। दूसरी जगह है आया का सीक्रेट नयन मतलब कीका पैड के साथ ट्रेनिंग करती है। आया का ट्रेनिंग के लिए धन्यवाद करती है उसका, और नयन कहते हैं कि आया का शायद टेक्निक में एक दिन उससे आगे निकल जाएगी। फिर नयन आया का से कहती है इस ट्रेनिंग को हमेशा सीक्रेट रखे, क्योंकि अगर गॉडेस विशेष को पता चल गया तो उनसे परमिशन लेके दोबारा तुम्हें ट्रेनिंग देना मुश्किल होगा मेरे लिए। आया का एग्री करती है और पूछते है कि नयन ने उसे सिखाया क्यों। नयन कन्फेस करते है कि आया का उसे अपनी छोटी बहन की याद दिलाती है और कुछ नहीं। फिर नयन जाते हुए उसे वार्न करते है कि इस दुनिया में वीकनेस ना दिखाए, नहीं तो वो मारी जाएगी। दूसरे दिन गॉडेस हीरो को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने सिग्निफिकेंट लेवल अप किया, लेकिन वो वार्न करते हैं कि सिर्फ अभी उनके बेस स्टैट्स इंप्रूव हुए हैं और उनके पास रिक्वायर्ड टेक्निक नहीं है लड़ने के लिए, इसलिए वो रिनाउंड इंडिविजुअल को ट्रेनिंग के लिए समन करेगी। हीरो का फुल पोटेंशियल निकालने के लिए वो कंफर्म करते हैं कि ग्रेट डीमन एम्पायर मूव में है और उनकी नेक्स्ट बैटल उनकी वाइल्डेस्ट एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा जल्दी होगी। वो हीरोज को एनकरेज करती है अपना हमेशा बेस्ट देने के लिए। बाद में वो नयन को बताते हैं कि हीरोज को कंटिन्यूअसली लेवल अप करवाते रहना और जब वो न्यू टेक्निक मास्टर कर लें तब उन्हें मास्टर के लैंड में भेजना एक्सपीरियंस लेने के लिए। फॉरेस्ट में एलिजाबेथ एक बड़ा सा सामान का बैग उठाए चल रही होती है। सारा उससे बैग लेने की कोशिश करती है, पर एलिजाबेथ जिद करती है कि वो ठीक है। वो समझाती है कि अगर दूसरों को कम बोझ उठाना पड़ेगा तो उनके फॉरेस्ट में बचने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए वो चाहती है कि ये काम उसी पे छोड़ दिया जाए। ईव भी एलिजाबेथ की इस बात से सहमत होती है और सारा से कहती है कि वो उसकी इच्छा का सम्मान करे। टोका भी एलिजाबेथ का समर्थन करता है और याद दिलाता है कि वो उनके मर्सनरी बैंड का एक हिस्सा है। वो ये भी कहता है कि जैसे ही एलिजाबेथ को थकान महसूस हो वो बताए। साथ ही टोका पिगी मारू को आस पास नजर रखने को बोलता है। ग्रुप आगे बढ़ता है और सब सुकून महसूस करते हैं कि अभी उनके पास भोजन और पानी की कमी नहीं है। थोड़ी ही देर में उन्हें एक छुपा हुआ मॉन्स्टर महसूस होता है। ईव मॉन्स्टर का सामना करने के लिए आगे बढ़ती है और बाकी लोग छुप जाते हैं। मॉन्स्टर को देखकर टोका नोटिस करता है कि ये डिस्पोजल रुइन वाले मॉन्स्टर जैसा है, बस इसके सर पर समुद्री घास जैसे लपटी हुई है। ईव मॉन्स्टर से लड़ती है जबकि छुपा हुआ टोका उस पर पैरालाइज स्पेल डाल देता है। जैसे ही मॉन्स्टर फ्रीज हो जाता है टोका बाहर आके उसे पॉइजन से अटैक करता है। फिर वो ईव की तारीफ करता है। ईव पूछते क्या टोका ने अपना काम पूरा कर लिया और वो सिर हिलाकर हाँ कहता है। फिर वो मॉन्स्टर को सुला देता है और कहता है कि उसे डर था कि शायद उसकी स्किल यहाँ काम ना करे, लेकिन अब वो निश्चित है और कुछ देर बाद मॉन्स्टर मर जाता है।